हेलो सर, मैं आज आपको अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो व्हाट इज़ अर्थक्वेक? वाइब्रेशंस ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय सडन डिस्टर्बेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉक्स इनसाइड द सरफेस। तो अर्थक्वेक है क्या? जो हमारी अर्थ के सरफेस के अंदर कुछ रॉक्स होती हैं, जब उनमें कुछ सडन डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसके कारण जो वाइब्रेशंस ओरिजिनेट होती है, उसे ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि लगभग 98% भूकंप है वो महासागरों में आते हैं। सिर्फ 2% ही अर्थक्वेक हैं जो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि हमारे जो लैंड मास है उस पे आते हैं, बाकी सारे महासागरों में ही आते हैं। ऑल द अर्थक्वेक्स अक्कर्स इन लिथोस्फेयर। जितने भी भूकंप होते हैं वो सभी लिथोस्फेयर में ही होते हैं। अब हम जानेंगे कि ये लिथोस्फेयर होता क्या है। तो इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि जो हमारी अर्थ का इंटीरियर है उसे हमने कुछ लेयर्स में डिवाइड किया है, और वो लेयर्स होती हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और इन सभी लेयर्स को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है: अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड इनर कोर एंड आउटर कोर। तो जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है, उन दोनों को मिलाकर जो एरिया बनता है उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। तो ये वाला एरिया जो हो गया वो है हमारा लिथोस्फेयर। ठीक है, तो इसी एरिया में हमारे जो अर्थक्वेक हैं वो जनरेट होते हैं। अब हम थोड़ा उन टर्म्स के बारे में जानेंगे जो अर्थक्वेक से रिलेटेड होती है। सो सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं? लॉजी का मतलब तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ की स्टडी, और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कहलाती है? सिस्मोलॉजी। और सिस्मोग्राफ क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट जिनका यूज़ हम करते हैं सिस्मिक वेव्स को मेजर करने के लिए, उसे कहते हैं हम सिस्मोग्राफ। ओके, और फिर आता है आइसोसिस्मिक लाइंस, वो लाइंस, वो इमेजिनरी लाइंस जो कनेक्ट करती हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ अर्थक्वेक। यानी कि ये कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि हम मैप्स पे ड्रॉ करते हैं कि ये कुछ अर्थक्वेक जोन को या फिर ऑल अर्थक्वेक पॉइंट को कनेक्ट करती है। इन्हें हम कहते हैं आइसोसिस्मिक लाइंस। फिर आता है फोकस एंड एपिसेंटर। ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर एचएस या फिर एचपीएसआई वगैरह एग्ज़ाम, उसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम जानेंगे फोकस और एपिसेंटर है क्या और इसमें डिफरेंस क्या है। फोकस होता है द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ। मतलब कि फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, वहाँ से ही अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, और इसी को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। और इसके बिल्कुल उल्टा एपिसेंटर होता है। एपिसेंटर क्या होता है? ये फोकस के बिल्कुल 90 डिग्री पे एक अर्थ की सरफेस पे पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे पहले सिस्मिक वेव्स पहुँचती है। मैं आपको ये दिखाती हूँ इस डायग्राम में कि एपिसेंटर एंड फोकस का है। तो ये पॉइंट है, ये यहाँ पे है हमारा फोकस। तो ये फोकस हो गया और इसे ही हम कहते हैं हाइपोसेंटर। और इसके बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर एक पॉइंट होगा, इसे कहेंगे हम एपिसेंटर। यहाँ पे सबसे पहले हम भूकंप की वेव्स को फील करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास? एपिसेंटर एंड फोकस। तो जो ये एपिसेंटर होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? अर्थक्वेक की वेव्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और सबसे ज़्यादा भूकंप से जो डैमेज होता है इसी पॉइंट पर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर में डिफरेंस, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्केल्स यूज टू मेजर अर्थक्वेक। तो देखिए, टू टाइप्स के स्केल्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। फर्स्ट होता है रिचर स्केल एंड सेकंड वन इज मरकाली स्केल। तो रिचर स्केल क्या होता है? इसका यूज़ करते हैं हम अर्थ के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। अब अर्थ का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये तो आपने सुना ही होगा कि हम बहुत बार सुनते हैं कि आज हिमाचल में 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, और टर्की में 9.2 या 9.25 कुछ भी इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। तो ये क्या है? जो ये 9.2 है, 7.2 है या 8.5 या कुछ भी, ये मैग्नीट्यूड किससे नापा गया या मेजर किया गया? ये मेजर किया गया रिचर स्केल से। ओके, तो रिचर स्केल क्या बताता है? कि ये बताता है तीव्रता, भूकंप की कितनी तीव्रता रही, ये बताता है हमारा रिचर स्केल। फिर आता है हमारे पास मरकाली स्केल। ये एक बताता है इंटेंसिटी और डैमेज, कि किसी भूकंप के आने के बाद कितना नुकसान हुआ, कितना डैमेज हुआ, ये हम नापते हैं अपने मरकाली स्केल से। ओके, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक हमने बताया था कि अर्थक्वेक से रिलेटेड टर्म्स सिस्मिक होती है। तो सिस्मिक वेव को अब हम जानेंगे। सिस्मिक वेव हमारी होती है टू टाइप्स की, एक होती है बॉडी वेव, दूसरी होती है सरफेस वेव। तो बॉडी वेव्स कौन सी होती है? जैसा कि नेम इंडिकेट करता है, वो सारी वेव्स जो अर्थ की सरफेस के अंदर ओरिजिनेट होती है और अंदर ही ट्रैवल करती है, उन्हें कहते हैं हम बॉडी वेव। और वो वेव्स जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर ट्रैवल करती हैं और वहीं ओरिजिनेट होती है, उसे कहते हैं
सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स कौन सी है हमारे पास? एक तो हो गई पी वेव और दूसरी है एस वेव, और सरफेस वेव कौन सी होगी? एल वेव। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि है क्या वेव्स। तो सबसे पहले आती है हमारे पास पी वेव। पी वेव के बारे में पढ़ेंगे। जो पी वेव होती है वो हमारे सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती है, और जो सेकंड एस वेव है ये सेकंड नंबर पे हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है। जो ये पी वेव होती है इनका नेचर या फिर बिहेवियर किसकी तरह होता है? साउंड वेव की तरह ये बिहेव करती है। और जो एस वेव होती है ये लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। तो जो हमारी पी वेव होती है इसकी स्पीड कितनी होती है? ये 7 से 8 किलोमीटर तक एक सेकंड में ट्रैवल कर सकती है, मतलब इसकी स्पीड क्या है? 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड। और जो एस वेव है इसकी स्पीड है 5 to 6 किलोमीटर पर सेकंड। तो अब आप बता सकते हैं कि सबसे पहले नोटिस कौन सी की जाएगी सिस्मोग्राफ पे? जो सबसे फास्ट ट्रैवल करेगी वही सबसे पहले पहुंचेगी। तो सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले नोटिस भी पी वेव्स ही की जाती है, और सेकंड नंबर पे एस वेव्स नोट की जाती हैं। जो हमारी पी वेव्स होती हैं ये हर मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। और जो हमारी एस वेव है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, अब देखना इस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पी एंड एस वेव की, कि जो पी वेव है वो सभी मीडियम में ट्रैवल करती है, और जो एस वेव है ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल कर सकती है। तो जो हमारी एस वेव होती है लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब कि ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे एल वेव्स के बारे में। एल वेव्स क्या होती हैं? ये सबसे लास्ट में पहुंचती है सरफेस पे, और इसकी स्पीड सबसे कम होती है। ये क्या है? 2 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस पे ही ट्रैवल करती है, मतलब कि ये बॉडी वेव नहीं है ना, ये सरफेस वेव है, इसीलिए सरफेस पे ही ओरिजिनेट होती है और उसी पे ही ट्रैवल करती है। और देखिए ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि भूकंप के कारण जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है, जितना भी नुकसान, बिल्डिंग्स वगैरह गिरती है, पुल वगैरह टूट जाते हैं, वो किससे होता है? वो सिर्फ और सिर्फ एल वेव के कारण होता है। ठीक है, तो आई होप आपको पी एस एल तीनों वेव समझ आ गई होंगी। अब हम जानेंगे शेडो जोन के बारे में। शेडो जोन होता क्या है? शेडो जोन होता है वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे सिस्मिक वेव्स हम नहीं रिपोर्ट कर सकते, मतलब कि ये वो एरिया होता है जहाँ पे सिस्मिक वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। इस एरिया में अब हम पी वेव एंड एस वेव का शेडो जोन देखेंगे। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा सामने दो डायग्राम है, एक पी वेव का शेडो जोन दिखाता है ये वाला, और ये एस वेव का शेडो जोन दिखा रहा है। तो देखिए मान लो यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे भूकंप की जो तरंगे हैं, भूकंप की जो वेव्स हैं वो उत्पन्न होती है। तो क्या होता है कि वो ट्रैवल, आपने पढ़ा ना अभी पीछे कि सारी पी वेव्स होती हैं वो सारे मीडियम से ट्रैवल कर सकती है। तो ये पी वेव्स ऐसे ट्रैवल करेगी, सभी पार्ट डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेगी। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो हमारा कोर है वो क्या है? लिक्विड से बना हुआ है। तो जब ये यहाँ पे एंटर करेगी कोर में तो ये थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और जब डिफ्लेक्ट करेगी तो ये यहाँ नहीं जाएगी, डिफ्लेक्ट करके सीधा यहाँ आ जाएगी। तो ये पहुँच गई आपकी पी वेव्स कहाँ? दूसरी साइड। लेकिन जो ये वाला एरिया बच गया है, एक मिनट, जो ये वाला एरिया बचता है इसमें तो पी वेव्स पहुंची नहीं, तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है? हमारा शेडो जोन ऑफ पी वेव्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे शेडो जोन ऑफ एस वेव्स। ओके, तो इसमें क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे आपका अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, तो एस वेव्स कहाँ कहाँ ट्रैवल करेगी? यहाँ यहाँ यहाँ। अब आप सोचोगे कि यहाँ क्यों नहीं आ रही है, ये जो थोड़ा डार्क सा पोर्शन है यहाँ पे क्यों नहीं आ रही हमारी ये एस वेव्स? क्योंकि ये देखिए जो ये हमारा कोर है ये क्या है? लिक्विड है, और आपको पता होगा कि जो एस वेव्स हैं वो लिक्विड से पास नहीं कर सकती, इसमें ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए ये क्या करती है? यहीं से डिफ्लेक्ट हो जाती है और आगे चली जाती है, और इससे आगे नहीं आती, ट्रैवल नहीं करती, इसलिए वहीं रुक जाती है। तो जो ये वाला एरिया वहाँ तो कोई एस वेव पहुँची नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 103 डिग्री से बियॉन्ड जितना भी एरिया होगा ये वाला, ये क्या हो गया? शेडो जोन ऑफ एस वेव्स। और जो हमारा पी वेव है उसका शेडो जोन क्या आ गया हमारे पास? 105 डिग्री से 145 डिग्री तक। तो अब आपको पता लग गया होगा कि शेडो जोन ऑफ पी कितना है? 105 से 145 डिग्री तक, और एस वेव का शेडो जोन सबसे बड़ा है जो कितना है? 103 डिग्री के बियॉन्ड। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। तो जो अर्थक्वेक है वो किन इलाकों में आता है? ठीक है, तो हमारा जो जितने भी अर्थक्वेक आते हैं हमारी अर्थ में उसका 68% सिर्फ और सिर्फ रिंग ऑफ फायर में आता है। अब आप सोचोगे कि ये रिंग ऑफ फायर क्या है, मैं आपको बताती हूँ। रिंग ऑफ फायर है ये वो रीजन है, पैसिफिक ओशन तो आपने सुना होगा, प्रशांत महासागर, उसके चारों ओर की एक लाइन से आपको दिखाई दे रही होगी ना यहाँ पे, एक मिनट,
ये देखिए ये एरिया ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी जगह है, ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कन्वर्जेंट और डाइवर्ज कर रही होती है। मतलब कि यहाँ पे वो मिल रही होती है या फिर डाइवर्ज कर रही होती है। तो वो एरिया काफ़ी प्रोन बन जाता है वॉल्केनिक इरप्शन के लिए या फिर अर्थक्वेक के लिए। इसलिए आप इस एरिया में देखेंगे सबसे ज़्यादा भूकंप और वॉल्केनिक इरप्शन महसूस किए जाते हैं। तो इसे इसीलिए ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।